किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। नई कृषि बीमा योजना तैयार कर रही है केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर खर्च होंगे 50,000 करोड़। बंद राजकीय नलकूपों को अतिशीघ्र चालू कराने के निर्देश। कृषक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता। संकट हरण बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश। यमुना पर कोरारी घाट पुल का शिलान्यास, किसानों को होगा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नई कृषि बीमा योजना तैयार कर रही है। इसमें कृषि ऋण के साथ साथ खेती में लगने वाली सभी प्रकार की लागतों का समावेश होगा। यह जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने दी। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे देश के 85% किसान सीमांत एवं लघु कृषक हैं तथा उनकी फसल उत्पादन क्षमता बहुत कम है। ऐसे में अधिक लागत, सिंचाई साधनों की कमी, ऋण की समस्या, मौसम का दुष्प्रभाव और उचित बीमा योजना न होने से किसानों की परेशानी और बढ़ जाती है। नई कृषि बीमा योजना के तहत एक से अधिक कारणों से फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसान अपनी आधारभूत लागत बीमा के माध्यम से वापस ले सकेगा। मौजूदा समय में लागू कृषि बीमा योजना में किसान बैंक से लिए गए ऋण का ही भुगतान पाने का अधिकारी होता है। भारत सरकार किसानों के लिए नई कृषि बीमा नीति पर विचार कर रही है तथा इस मामले में रिजर्व बैंक ने भी अपने विचार केंद्र सरकार के समक्ष रखा है। केंद्र सरकार आगामी 5 वर्षों में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि सिर्फ बरसात पर निर्भर कृषि क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को फसल की प्रत्येक दशा में सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में विद्युत दोष से अंतर्गत ट्रांसफार्मर दोष से बंद नलकूप 610, केबल दोष से बंद नलकूप 64, कंडक्टर दोष से बंद नलकूप 87 एवं अन्य दोष से 178 नलकूप बंद हैं। सबसे अधिक विद्युत दोष से नलकूप बंद हैं। ज्ञातव्य है कि विद्युत दोष से बंद नलकूपों की समीक्षा सिंचाई विभाग एवं यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ अधिशासी अभियंता के स्तर पर प्रत्येक शनिवार को, अधीक्षण अभियंता स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम एवं तीसरे बृहस्पतिवार को तथा मुख्य अभियंता स्तर पर प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में संयुक्त बैठक की जाती है और आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाता है। प्रदेश में लघु डाल नहरों की कुल संख्या 249 है, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। इनसे सिर्फ विद्युत दोष से 5 बंद हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। देश के तेजी से विकास के लिए जरूरी है कि किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं संचालित की जाएं। जिन देशों ने किसानों का ध्यान दिया वही देश आगे बढ़ा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की नीतियों के तहत किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों की फसल का उचित मूल्य मिले बिना किसी किसानों की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने इस तरह का विचार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान को खाद, बीज और पानी की समुचित व्यवस्था हो जाए तो वह अपने आप परिश्रम करके अच्छी खेती कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है, चाहे बजट की बात हो या किसानों को सहयोग और सुविधा देने की। सरकार किसानों के समग्र विकास हेतु तत्परता से योजनाएं लागू कर रही है। वह जनपद बाराबंकी के ग्राम दौलतपुर में प्रगतिशील किसान राम शरण वर्मा के फल और सब्जी भंडारण हेतु बहुउद्देशीय शीतगृह का लोकार्पण करने के बाद वहां पर आयोजित औद्यानिक फसल गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने इफ्को के अधिकारियों से अपेक्षा की है कि इफ्को द्वारा किसानों के लिए संचालित संकट हरण बीमा योजना की धनराशि 4,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाए। इस बीमा योजना के तहत अभी तक इफ्को की एक बोरी खाद लेने पर 4,000 रुपए का बीमा होता है। इस बीमा योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए की बीमा धनराशि दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर मिलती है।
उन्होंने इफ्को से अपेक्षा की कि प्रादेशिक सहकारी समिति की तरह इफ्को भी सहकारी समितियों का बीमा कर उन्हें सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करे। जनपद फिरोजाबाद की तहसील शिकोहाबाद के ग्राम उरावर में विगत दिनों कोरारी घाट यमुना नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 364 मीटर लंबा एवं 1959.07 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया। साथ ही जनपद के उखुरेंड उरावर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण रुपए 39.28 करोड़ रुपए की लागत से 19.10 किलोमीटर लंबा मार्ग का लोकार्पण भी किया गया। इस पुल के बन जाने से क्षेत्र के किसानों को कृषि निवेश समय से पहुंचाने में तो मदद मिलेगी ही, कृषि उत्पादों के विपणन के लिए लाने और ले जाने में भी सुविधा होगी। इस अवसर पर जनसभा का आयोजन कर ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित 2027 किसानों को 1,75,00,000 की धनराशि के चेक भी वितरित किए गए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सेतु निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि शिलान्यास के दिनांक से 1 वर्ष के अंदर पुल का निर्माण सुनिश्चित करें। यह पुल बनने से मध्य प्रदेश का क्षेत्र उत्तर प्रदेश से सीधा जुड़ेगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,450 रुपए, गोरखपुर में 1,450 रुपए, फैजाबाद में 1,425 रुपए, उन्नाव में 1,400 रुपए। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2,160 रुपए, गोरखपुर में 1,700 रुपए, फैजाबाद में 2,070 रुपए, उन्नाव में 2,150 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चने का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5,025 रुपए, गोरखपुर में 3,800 रुपए, फैजाबाद में 5,100 रुपए, उन्नाव में 4,630 रुपए। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 825 रुपए, गोरखपुर में 400 रुपए, फैजाबाद में 660 रुपए, उन्नाव में 580 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,975 रुपए, गोरखपुर में 800 रुपए, फैजाबाद में 1,800 रुपए, उन्नाव में 1,750 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,000 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए, फैजाबाद में 1,275 रुपए, उन्नाव में 1,150 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1,050 रुपए, गोरखपुर में 1,200 रुपए, फैजाबाद में 1,750 रुपए, उन्नाव में 1,000 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2,200 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए, फैजाबाद में 2,200 रुपए, उन्नाव में 2,500 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 850 रुपए, गोरखपुर में 500 रुपए, फैजाबाद में 650 रुपए, उन्नाव में 715 रुपए। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में कद्दू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 850 रुपए, गोरखपुर में 450 रुपए, फैजाबाद में 680 रुपए, उन्नाव में 575 रुपए। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की
आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम सभी की कोशिश होती है कि हमारी फसलों से बेहतर उत्पादन हमें मिल सके, लेकिन बेहतर उत्पादन हमें तभी मिलेगा जब संतुलित मात्रा में पोषक तत्व तो हमारी फसलों को मिल सकेंगे, और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व तो स्वस्थ मृदा में ही रहते हैं। मृदा के स्वास्थ्य के लिए नियमित जांच होना मिट्टी की जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि मृदा का परीक्षण कैसे किया जाए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रामनरेश सिंह जी। आप सहायक निदेशक हैं क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, भूमि परीक्षण प्रयोगशाला लखनऊ में। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण बहुत ही आवश्यक है हमारे मृदा के स्वास्थ्य के लिए और उसमें विद्यमान पोषक तत्वों की जानकारी के लिए, लेकिन और क्या क्या इसके फायदे हैं, क्यों आवश्यकता है इसकी हमारे किसान भाइयों के लिए, इसकी हम विस्तृत जानकारी आपसे चाहें। मृदा परीक्षण में जो हमने अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग और पेस्टिसाइड दवाओं के प्रयोग से हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है वो खराब हुआ है। इसके अलावा जो उन्नतशील प्रजातियां हम उगाते हैं वो अपने खेत पे मिट्टी में ही उगाते हैं, वो अधिक तत्व खींचा उन्होंने जी। और उसके बदले में हमने हमारे कृषक बंधुओं ने अपनी मिट्टी को दिया क्या, क्योंकि जीवांश खाद हमारी मिट्टी में मृदा में पहुंच नहीं पाती है, और जीवांश खाद में सभी तत्व उपलब्ध होते हैं। क्योंकि जीवांश खाद जैसे पहले तकनीकी युग हुआ, तकनीकी युग में जानवर पहले हमारे कृषक बंधु पालते थे, वर्तमान में जानवरों की तादाद बहुत कम हो गई, क्योंकि हर जगह मशीनरी से खेती हो रही है। यदि दूध की आवश्यकता न होती तो भैंस भी न पालते। बिल्कुल। और जो भैंस का गोबर होता भी है उसको हमारी माता बहनें उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि उसके उपले बना लेती हैं। जी जी। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब जो पोषक तत्व तो हमारे खेतों में जाना चाहिए, कंडे बना के उपले बना के उन्हें आग लगा देते हैं, पोषक तत्व तो नष्ट हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब फिर से हम भूमि परीक्षण पर आते हैं। अगर नियमित तौर पर हमारे किसान भाई करवाते हैं मृदा की जांच तो क्या फायदे मिल सकते हैं खेती से? उसमें खेती के ये फायदा मिल सकते हैं कि यदि वो निरंतर अपनी मृदा का परीक्षण कराएंगे तो हमारा कृषक मिट्टी हमारी किस तरीका से एक अबोध बच्चे की तरह, बिल्कुल, यदि कोई अबोध बच्चा है और उसको कोई परेशानी है तो वो बता नहीं सकता है कि हमको ये परेशानी है। वो रो सकता है, रोने के बाद माँ बाप उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर उसको चेकअप करेगा, चेकअप करने के बाद उसको दवा दे देगा, और जाके यदि बच्चा को आराम मिल गया तब तो ठीक है, यदि आराम नहीं मिलेगा तो माँ बाप उस बच्चे को फिर लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या कहेंगे कि भाई सोचेगा समझेगा, फिर कोई टेस्ट लिखेगा, और जब टेस्ट लिखेगा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर फिर वो दवा देंगे। सेम उसी तरह से हमारी जो मिट्टी है वो अबोध है, बोल नहीं सकती है, बता नहीं सकती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, और न हमारा कृषक बंधु इस चीज़ की जानकारी कर सकता है कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, तो हम उसी तत्व को डालें, और जिस तत्व की कमी नहीं है तो हम उस तत्व को न डालें।
और हमारे पैसे की बचत होगी, क्योंकि जिस तत्व की कमी नहीं है उस तत्व को हम नहीं डालेंगे तो पैसे की बचत होगी। जी। तो ये चीज़ हमको मृदा परीक्षण, जब हम अपनी मिट्टी का परीक्षण जी। कराएंगे तभी ही जानकारी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब क्या प्रक्रिया है, कहाँ से शुरुआत होती है परीक्षण की, कैसे किया जाए इसको? देखो, मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले हमको उसका मृदा नमूना लेना चाहिए। अच्छा, मृदा नमूना लेने से पहले कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। अच्छा। ये नहीं है कि सावधानी यदि न बरती और हम नमूना ले लिया तो जो नमूना होगा वो हमारा सही नहीं होगा और हमको जो रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वो भी सही नहीं मिलेगा। क्या सावधानियां बरती जाए? सावधानियों के लिए सर्वप्रथम एक सावधानी ये है कि खड़ी फसल से नमूना कदापि न लिया जाए। अच्छा। पहला पॉइंट ये है, यदि आपके खेत में कोई फसल खड़ी है उस समय नमूना नहीं लेना चाहिए। जी। दूसरी बात, नमूना लेते समय ये ध्यान रखें कि ऊपर से, मिट्टी के ऊपर से, सतह से घास फूस हो उसको खुरपी से हटा देना चाहिए और उसकी ऊपर की लेयर जो मिट्टी है, मिट्टी को नहीं हटाना चाहिए। अच्छा। अगला पॉइंट ये आता है कि जो मेड़ से कुछ हटकर नमूना लिया जाए। मेड़ के किनारे से बिल्कुल ना ले। हाँ, बिल्कुल न लें। जी। आगे का पॉइंट ये है, यदि मेड़ के सारे से कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो उसके नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। आगे का पॉइंट ये है कि यदि कोई जानवर रहते हैं और उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली या कोई अपनी बैलगाड़ी, अब तो है नहीं, है भी तब बुग्गी गाड़ी कोई है, उसमें अपना जो घूरो कंपोस्ट खाद जिसे बोलते हैं लेके गए हैं और खेत के किसी कोने पे ढेर लगा दिया है तो उसकी तली को भी छोड़ देना चाहिए। अच्छा। जी। आगे का पॉइंट ये आता है कि यदि हमारा खेत ऊंचा और नीचा है तो ऊंची जगह का नमूना अलग लेना चाहिए और नीची जगह का नमूना अलग लेना चाहिए। अच्छा, आपस में मिलान है उसको। जी। और यदि एकदम प्लेन है तो एक ही नमूना पर्याप्त है। अच्छा। डॉक्टर साहब बताते हैं कि 4 कोनों से और मध्य से हमको अलग अलग 4-5 स्थानों से लेना है, तो क्या एक स्थान से पर्याप्त रहेगा नमूना? हाँ, वो उसके संबंध में ये है, नमूना लेने के लिए मान लीजिए हमारा खेत 1 हेक्टेयर का है। जी। 1 हेक्टेयर के खेत के लिए एक ही नमूना पर्याप्त है। अच्छा। हाँ, हम अपने खेत में कोने पे खड़े हुए और ये देखें, एक नजरी सर्वेक्षण करें कि हम कई जगह से नमूना ले लें तो हमारी वो नमूना, वो मिट्टी उस पूरे खेत का प्रतिनिधित्व करती हो। अच्छा। यदि हम एक ही जगह से ले लेंगे तो उसी खेत के उसी भाग का प्रतिनिधित्व करेगी, परंतु पूरे 1 हेक्टेयर का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। अच्छा। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप 4 कोनों से और बीच से नमूना लें 5 जगह से। तो यह 5 जगह से नमूना लेंगे तो हमारे पूरे खेत का वो नमूना जो तैयार होगा वो प्रतिनिधित्व करेगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो सावधानी की बात हो गई कि नमूना लेने के पहले हमें कौन कौन से मुख्य बिंदु ध्यान में रखने होंगे। अब नमूना कैसे लिया जाए, इसके बारे में हम, ये नमूना किस तरीका से लिया जाए। देखो, ये हमारे काश्तकार के पास, हर काश्तकार जो खेती करता है उसके पास खुरपी है। जी। खुरपी से वो अपने करीब 6 इंच गहराई का गड्ढा खोद ले, उस मिट्टी को निकाल कर अलग फेंक दे। उसके बाद एक साइड से ऊपर से लेके और 6 इंच की गहराई तक की मिट्टी को करीब 1.5 इंच मोटी परत काटे। उस मिट्टी को किसी टाट या तसला में रख ले और जब ये 4-5 जगह से जब मिट्टी लेंगे तो मिट्टी कम से कम 3 किलो 4 किलो या 2.5-3 किलो से कम नहीं मिट्टी होगी। उस मिट्टी को खूब अच्छी तरीक़ा से मिलाएं और मिलाने के बाद हाथ से समतल कर दें, उसमें धन का निशान लगा दें। जब धन का निशान लगाएंगे तो मिट्टी है वो 4 भागों में बट जाएगी। आमने सामने के भागों को हटा दें और जो से सामने सामने के भाग रह जाएं उन भागों को फिर अच्छी तरीक़ा से मिलाएं। ये क्रिया तब तक करते रहें जब तक आप मिट्टी आधा किलोग्राम रह जाए। उस आधा किलोग्राम मिट्टी को किसी थैली में रखें,
और 2 पर्चियां बनाएं। उस पर्ची में काश्तकार का नाम, पिता का नाम, जात, गांव, न्याय पंचायत, विकास खंड, खसरा संख्या और बोई जाने वाली फसल का नाम, जिससे कि उसमें हम उर्वरक संस्तुति दे सकें। जी, जब नमूना जांच के लिए किसान भाई देंगे जी। तो क्या उसमें कुछ विशेष जांच की जो पद्धति है अलग अलग होती है? साधारण जांच करवाएंगे या कोई विशेष जांच करवाएंगे? कितने प्रकार से जांच होती है? देखिए सर, ये जो जांच है मृदा परीक्षण की, इसमें हमारे पौधे के लिए कई तत्वों की आवश्यकता होती है जी। उसमें एक होते हैं 3 तत्व ऐसे हैं जो कि निःशुल्क वातावरण से प्राप्त होते हैं। अच्छा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जी। और कुछ तत्व ऐसे हैं, 3 तत्व ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में काश्तकार को देने पड़ते हैं। जी। वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। कुछ तत्व ऐसे हैं, सूक्ष्म तत्व जिनको बोलते हैं, वो कम मात्रा में जरूरत होती है उनको। जी। और जैसे अब उसमें जिंक और सल्फर, इसकी तो अधिक मात्रा में जरूरत पड़ जाती है। अब है बोरोन है, कॉपर है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीज है, और जो 2-3 तत्व ऐसे हैं उनकी तो बिल्कुल मामूली बेनाड्रन है। अच्छा अच्छा। इन तत्वों की तो मामूली जरूरत बहुत कम पड़ती मात्रा है। में आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हाँ हाँ। अब इन तत्वों की पौधा जिस तरीका से हम और आप विभिन्न प्रकार की मान ली खाना खाते समय संतुलित भोजन लेते हैं, उसी तरह पौधे को भी विभिन्न तत्वों बिल्कुल की जो आवश्यकता है जिस मात्रा में, उसी हिसाब से संतुलित मात्रा में पौधे पोषक तत्व लेंगे। और जांच भी जब हम कराएं तो पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार ही जांच की मांग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय क्योंकि हमारे कार्यक्रम का है और किसान भाइयों को आपने जानकारी दी है कार्यक्रम में कि पोषक तत्व जो फसल को आवश्यकता है उस हिसाब से वो मिट्टी की जांच करा सकते हैं, जिससे उनको बेहतर उत्पादन मिल सकता है। आपने डॉक्टर साहब जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने भी जानकारी प्राप्त की कि हमारे फसलों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता है, 15 से 16 पोषक तत्वों की, और सूक्ष्म पोषक तत्व या हमारे अधिक मात्रा में जो फसल चाहती है पोषक तत्व, इनकी हम जांच करा सकते हैं। तो अच्छे उत्पादन के लिए आप मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों को अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके।